नमस्कार एंड वेलकम टू ऋषि ज्ञान। मैं रवीश देव शर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस एंड कल्चर, प्रजाति एवं संस्कृति। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारा प्रजाति या रेस। तो इसके मैं दो डेफिनेशंस ले रहा हूँ यहाँ पर। क्रोबर, प्रजाति एक प्रमाणित प्राणीशास्त्रीय धारणा है। यह एक समूह है जो आनुवंशिकता, वंश या प्रजातीय गुण या उपजाति के द्वारा संबंधित है। दूसरी है डी एन मजूमदार जी की, यदि व्यक्तियों के एक समूह को शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से अलग पहचाना जा सके, चाहे उस जैविकीय समूह के सदस्य कितने ही बिखरे हुए क्यों ना हो, वह एक प्रजाति कहलाती है। तो दोनों चीज़ों से हम ये बात समझ सकते हैं कि प्रजाति का तात्पर्य यहाँ पर एक ऐसे लोगों के समूह से है जो कि रंग रूप बनावट में देखने में एक जैसा होता है, चाहे वह धरती के किसी भी देश पर रहता हो। तो यह एक बहुत बड़ा समूह होता है और इसके विशेष कुछ अपने लक्षण होते हैं, उसी को प्रजाति कहा जाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय धारणा है। प्रजाति अंतर्विवाही होती है। अधिकतर प्रजातियां अपनी ही प्रजाति के अंदर विवाह करने को वरीयता देती हैं। वंशानुगत लक्षणों का हस्तांतरण होता है। प्रजाति एक विशाल समूह होता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं प्रजातियों की उत्पत्ति, यानी कि इनकी उत्पत्ति किस किस आधार पर होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके चार मुख्य कारण यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है प्राकृतिक प्रवरण, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्रकृति के द्वारा ये सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सी रेस के जो लोग हैं वो बचे रहेंगे और कौन सी जो रेस के लोग हैं वो नहीं बचेंगे। ये उसके अपने इम्यून सिस्टम पर होता है। कई प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कि अच्छे से अपने आप को सर्वाइव कर पाती हैं, तो उसको नेचुरल सिलेक्शन के अंदर डाला जाता है। दूसरा आता है हमारा भौगोलिक और सामाजिक पृथकता, यानी कि ज्योग्राफिकल एंड सोशल आइसोलेशन। कुछ ऐसी रेसेस होती हैं जो कि ज्योग्राफिकली कट ऑफ हो जाती हैं दूसरे क्षेत्रों से और वो वहीं पर ही सर्वाइव करती रहती हैं और वो कई प्रकार की विपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से बच जाती हैं और वो आगे तक बनी रहती हैं। तीसरा आता है उत्परिवर्तन, यानी कि म्यूटेशंस। हम जानते हैं कि जीन्स के अंदर बहुत सारी म्यूटेशंस होती हैं और म्यूटेशंस के बाद में समय समय पर लक्षणों में परिवर्तन होते रहते हैं, तो उसके माध्यम से भी प्रजातियों का विकास होता है। चौथा पॉइंट आता है इसमें प्रजातीय सम्मिश्रण, यानी कि रेशियल क्रॉसिंग। रेशियल क्रॉसिंग में क्या होता है कि जब दो या तीन प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो रेसेस होती हैं, प्रजातियां होती हैं, जब वो आपस में विवाह करना शुरू कर देती हैं, तो उसके बाद में जो जनरेशंस पैदा होती हैं, जिसके कारण से भी प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। इसके आगे चलते हैं, प्रजातियां वर्गीकरण के आधार पर, यानी कि बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन। तो ये सारे फैक्ट्स के आधार पर इन पॉइंट्स को आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लक्षण दो प्रकार से इसको मुख्य रूप से बांट सकते हैं, एक निश्चित शारीरिक लक्षण और एक अनिश्चित शारीरिक लक्षण, यानी कि डेफिनेट फिजिकल फीचर्स और नॉन डेफिनेट फिजिकल फीचर्स। डेफिनेट फिजिकल फीचर्स के अंदर पहला आता है कद, यानी कि हाइट। तो हाइट मुख्य रूप से 5 प्रकार से हो सकती है, जैसे कि सबसे छोटे से छोटा कद, फिर छोटा कद, फिर मध्यम कद, फिर लंबा कद और फिर सबसे अधिक लंबा कद। उसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं सिर की बनावट या शीर्ष देशना बोलते हैं, इसको सेफेलिक इंडेक्स बोलते हैं। इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। लंबे सिर यानी कि डोलिचो सिफेलिक होते हैं, दूसरे माध्यमिक सिर यानी कि मीजोसिफेलिक, और तीसरे होते हैं चौड़े सिर जिसको हम बोलते हैं ब्रैशीसिफेलिक। थर्ड इसमें आता है हमारा ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्य रूप से 4 होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ। उसके बाद में इसमें फर्दर डिविजन्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा खोपड़ी का घनत्व, यानी कि क्रैनियल कैपेसिटी। तो इसको मुख्य रूप से इस तरीके से बांटा जाता है कि इसकी खोपड़ी का घनत्व होता है वो 1100 सीसी से लेकर के 1500 सीसी के मध्य में अधिकतर देखा गया है ह्यूमन बींग्स के अंदर में। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है नाक की बनावट, यानी कि नेजल इंडेक्स। तो नेजल इंडेक्स में भी 3 तरीके से इसको बांटा जाता है। एक होती है लंबी नासिका जिसको हम बोलते हैं लैप्टोराइन, फिर दूसरी चपटी नासिका जिसको हम बोलते हैं मीजोराइन, और तीसरा होता है चौड़ी नासिका जिसको हम बोलते हैं प्लेटीराइन। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं, ये हो गए हमारे डेफिनेट फिजिकल फीचर्स। इसके बाद में आते हैं हमारे अनिश्चित शारीरिक लक्षण, यानी कि नॉन डेफिनेट फिजिकल फीचर्स। उसमें क्या आते हैं, देखो सबसे पहला उसमें आता है हमारा त्वचा का रंग, यानी कि स्किन कलर। तो इसको 3 तरीके से बांटा जाता है, काला वर्ण, पीत वर्ण और लाल वर्ण। तो इनके आधार पर अलग अलग रेसेस, जैसे कि आप जानते हैं, एक व्हाइट रेस होती है, एक ब्लैक रेस होती है और एक पीत वर्ण यानी कि कैरोटीन जिसको बोलते हैं। जैसे कि एशियन जो रेस होते हैं ज़्यादातर वो इसी कैटेगरी के अंदर आती है। दूसरा आता है उसके बाद में बालों की बनावट, यानी कि हेयर टेक्सचर। तो हेयर टेक्सचर्स में बहुत सारे प्रकार के टेक्सचर्स होते हैं, जैसे सीधे बाल हो सकते हैं, लहरदार बाल हो सकते हैं, घुंघराले, ऊनी, ऐठनदार, इस तरीके से इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा आंखों का रंग। तो आंखों का रंग आप जानते हैं कि कई प्रकार के जो लोग होते हैं उनके अलग अलग आंखों के रंग डिफरेंट होते हैं, जैसे कि काला रंग होता है, नीला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का हरा होता है। तो इसके आधार पर भी उसको पहचाना जाता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है होठों की बनावट,
यानी कि जो शेप ऑफ लिप्स होती है, तो ये मुख्य रूप से दो तरीके से होती है, एक पतले होठ और एक मोटे होठ। तो जैसे कि आपने देखा है कि निग्रिटो जो रेसेस होती हैं उनके जो होठ होते हैं वो मोटे होते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला मैंने लिया है बील्स और हाइजर, जिन्होंने बांटा है कोकेशियन, मोंगलोइड और नेग्रोइड। इसके बाद में इनके अंदर फर्दर डिविजन्स होते हैं, लेकिन वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में आते हैं ए.एल. क्रोबर, तो उनके हिसाब से भी उन्होंने भी ये तीन ही मुख्य बांटे हैं, कोकेशियन, मोंगलोइड और नेग्रोइड। लेकिन उन्होंने उसके नाम भी दिए कि कोकेशियन जो होते हैं ज़्यादातर व्हाइट रेस वाले लोग होते हैं, मोंगलोइड्स जो होते हैं ज़्यादातर येलो रेस के होते हैं, और जो नेग्रोइड होते हैं वो ब्लैक रेस के होते हैं। इसके बाद में क्योंकि भारत से जरूर जुड़ा हुआ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे भारत में भी कई प्रकार की जो रेसेज है वो रहती हैं, तो सर हर्बर्ट रिजले ने इसको डिवाइड किया है, उसको हम पढ़ेंगे। पहला इसमें आता है हमारा इंडो आर्यन, सेकंड आता है द्रविडियन, फिर मोंगोलॉइड, फिर आर्य द्रविडियम, फिर उसके बाद में मंगोलो द्रविडियन, फिर सीथो द्रविडियन और फिर तुर्की ईरानियन। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले, तो इसको आप याद कर लेंगे सभी कि इन्होंने कौन कौन सी कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई किया है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है संस्कृति यानी कि कल्चर। तो बीर स्ट्रीट की एक स्टेटमेंट है, संस्कृति उन वस्तुओं का गूढ़ संग्रह है जो समाज के सदस्यों के रूप में हम सोचते हैं, करते हैं और रखते हैं। यानी कि एक ग्रुप ऑफ रिचुअल्स होता है जिसको कि सहेज कर रखा जाता है और इसको ट्रांसफर किया जाता है दूसरी जनरेशन के लिए। ऐसे फेयरचाइल्ड की एक स्टेटमेंट है, प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचालित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए एक सामूहिक नाम को ही हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। तो इसकी कुछ विशेषता मैं बता रहा हूं, इससे आपको संस्कृति का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति सामाजिक अंतःक्रिया की मानव उपज है, संस्कृति हस्तांतरित होती है, प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है, यानी कि लोग उसको आदर्श रूप में स्वीकार करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। संस्कृति में अनुकूलता की क्षमता पाई जाती है, संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तथा अंतिम इसमें संस्कृति में अनुकूलन एवं एकीकरण का गुण भी पाया जाता है। इसके बाद में हमारा आता है संस्कृति के तत्व यानी द कंटेंट ऑफ कल्चर। तो इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप सभी नोट अवश्य कर लेंगे। और इसके साथ में यदि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और ताकि समय पर आपको सभी जो नोटिफिकेशन है वो आती रहें। इसके बाद में हमारा आता है कि दो प्रकार की मुख्य रूप से संस्कृति जो होती है वो दो प्रकार की होती है, भौतिक और एक होता है अभौतिक। भौतिक फिजिकल कंटेंट होता है और अभौतिक होता है वह इमैटेरियल होता है, यानी कि वो वैचारिक होता है, जो कि आइडियाज से, विचार से, बिहेव से उससे पता लगता है। तो इसमें लिंटन ने इसको तीन भागों में बांटा है, पहला यूनिवर्सल, फिर ऑल्टरनेटिव और स्पेशलिटीज। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि एक होता है मौलिक सर्वमान्य जिसको यूनिवर्सल कहा है उन्होंने, दूसरा वैकल्पिक तत्व होते हैं जिसको उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स कहा है, और तीसरा बोला है विशिष्ट तत्व यानी कि स्पेशलिटीज। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं तत्व जो कि सर्वमान्य होते हैं, जो सभी को पालन करने होते हैं। किसी भी संस्कृति में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो सभी को पालन करने होते हैं, उसको यूनिवर्सल बोला गया है। दूसरे होते हैं ऑल्टरनेटिव, यानी कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको हर एक स्वीकार नहीं करता है, कुछ इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, तो उनको ऑल्टरनेटिव्स बोला जाता है। ये कुछ ऐसी रिचुअल्स होती हैं। और तीसरे आते हैं स्पेशलिटीज़, यानी कि ये स्पेसिफाइड होती हैं पहले से ही कि ये ऐसा ही किया जाएगा, तो वो स्पेशलिटीज़ के अंदर आता है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा बीर स्ट्रीट ने इसको तीन भाग बताए हैं, आइडियाज़, नॉर्म्स और मटीरियल। तो आइडियाज़ जो है वो विचार से संबंधित होता है। फिर आता है नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं कि किसी के एक स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यदि हम पत्र लिखते हैं तो पत्र का एक फॉर्मेट बना होता है, उसी फॉर्मेट के आधार पे हमें वो पत्र लिखना होता है। उसी प्रकार से रिचुअल्स में भी कुछ फॉर्मेट्स बने होते हैं, कुछ नॉर्म्स बने होते हैं, उन नॉर्म्स को फॉलो करके हम रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है मटीरियल, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ सिम्बल्स होते हैं जिसके माध्यम से हमको संस्कृति के बारे में पता चलता है। जैसे एक विशेष प्रकार की टोपी का पहनना, विशेष प्रकार के पहनावे को पहनना, या विशेष प्रकार का भोजन इत्यादि करना। फिर आता है संस्कृति की भिन्नता। संस्कृति की भिन्नता से हम समझते हैं कि संस्कृति में भिन्नता कब आती है और कैसे आती है। तो इसमें चार मुख्य कारण बताए गए इन्होंने। सबसे पहला भौगोलिक पर्यावरण, यानी कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार किसी भी संस्कृति में परिवर्तन होते हैं, या किसी भी संस्कृति की जो पहचान होती है वो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बनती है। जैसे शीत प्रदेश में रहने वाले जो लोग होंगे उनके पहनावा, खान पान उसी के आधार पर ही निर्धारित होता है। नेक्स्ट आता है यांत्रिक विकास, यानी कहीं का जो समाज होता है यदि वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड हो गया, टेक्निकली बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, तो उसकी संस्कृति में भी बहुत तेज़ी से परिवर्तन होते हैं। जैसे कि अमेरिकन सोसाइटी कह सकते हैं या यूरोपियन सोसाइटी हम कह सकते हैं। थर्ड आता है हमारा संस्कृति का प्राकृतिक उन्नति भाव। प्राकृतिक उन्नति भाव का तात्पर्य होता है कि जो प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे जो विकसित होती है उसको हम संस्कृति का प्राकृतिक उन्नति भाव कहते हैं, जैसे कि भारत की सनातन संस्कृति है। उसके बाद में आता है ऐतिहासिक दुर्घटना।
तो ऐतिहासिक दुर्घटना से तात्पर्य होता है कि जब कोई सडन कोई चेंज आता है संस्कृति के अंदर या समुदाय के अंदर या समाज के अंदर, तो उसको ऐतिहासिक दुर्घटना बोलते हैं। जैसे कि भारत में मुगलों के आक्रमण के बाद में या इन्वेडर्स के आने के बाद में हमारी संस्कृति में बहुत सारे परिवर्तन हुए, तो उसको हम बोलेंगे ऐतिहासिक दुर्घटना। इसके बाद हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जैसे सबसे पहले हम देखेंगे उप संस्कृतियां, सब कल्चर्स किसको कहते हैं। तो जब एक बड़ी संस्कृति के अंदर में छोटी छोटी संस्कृतियां सर्वाइव करती हैं, उसको उप संस्कृतियां कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं भारत में सनातन संस्कृति के अंतर्गत आने वाली बहुत सारी छोटी छोटी उप संस्कृतियां भी विद्यमान रहती हैं। दूसरा आता है सांस्कृतिक गुण, यानी कि द कल्चरल ट्रेट। तो कल्चरल ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी संस्कृति का कोई विशेष गुण जो होता है उसी को हम बोलते हैं कल्चरल ट्रेट। ये वन्य जाति संस्कृति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि वन्य प्रजातियां कई विशेष प्रकार की जो है टोपी को ग्रहण करती हैं। जैसे कि हम देखते हैं चुनाव के समय पे बहुत सारे नेता जो है उन टोपियों को पहनते हैं, तो वो उसका एक ट्रेट है, वो उसका कल्चरल ट्रेट माना जाता है। नेक्स्ट आता है संस्कृति संश्लेष, यानी कि कल्चरल कॉम्प्लेक्स। जब बहुत सारे ट्रेड्स को इकट्ठा कर दिया जाता है, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है संस्कृति संश्लेष या संस्कृति संकुल। तो संस्कृति संकुल के ऊपर बीयरस्टेड ने कहा है कि जब हम सांस्कृतिक गुणों के समन्वय के बारे में बात करते हैं, तब हम संभवतः सांस्कृतिक संश्लेष शब्द का प्रयोग करते हैं। ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चरल एरिया। तो मनुष्य के अनेक समूहों में यह एक सार्वभौम प्रकृति पाई जाती है कि वे किसी एक प्रकार के भोजन में विशेषीकरण करते हैं जो उनका मुख्य आधार बन जाता है। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया है वो भोजन के लिए है, इसके अलावा भी अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। इसको सामान्य रूप में भोजन से ऐसे समझा जाता है कि जैसे हम देखते हैं दक्षिण भारत में अधिकतर डोसा इत्यादि जो है उसका कल्चर पाया जाता है, तो जो कि एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कोई भी संस्कृति को पहचानेगा तो वहाँ पे भोजन के माध्यम से वो पहचान सकते हैं कि ये दक्षिण भारतीय लोगों का भोजन है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक विलंबन, कल्चरल लैग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया कई बार। तो ऑकबर ने अपनी पुस्तक जो है सोशल चेंज के अंदर सबसे पहले इसके बारे में बताया है सांस्कृतिक विलंबन को। ये होता क्या है, जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से आगे निकल जाती है, या ये कह सकते हैं कि अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है, तो उसको हम कहते हैं सांस्कृतिक विलंबन। फिर अगला आता है हमारा सांस्कृतिक पैटर्न्स, यानी कि सांस्कृतिक प्रतिमान भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये एक पैटर्न बन जाते हैं कल्चर के अंदर में, एक समाज के अंदर में, जो कि बार बार उसी तरीके से फॉलो करते रहते हैं, तो उनको सांस्कृतिक पैटर्न्स कहा जाता है। जैसे उन्होंने बोला है कि व्यक्तिगत सांस्कृतिक गुणों का महत्व अन्य गुणों और उनके समुच्चय से संबंध रखते हुए ही है। प्रत्येक गुणों के इसी समूह को सांस्कृतिक प्रतिमान या पैटर्न्स कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति की कुछ मुख्य विशेषताएं। जैसे पहला आता है इसमें प्राचीनता। हम जानते हैं भारत की संस्कृति जो है वो सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है और वर्तमान समय पे एक ही मात्र जीवित संस्कृति है जो कि नेचुरलिस्टिक या प्रकृतिवादी संस्कृति कही जा सकती है। दूसरा था धर्म की प्रधानता। हमारे यहाँ पे धर्म को विशिष्ट माना गया है, तो उसी के आधार पर यहाँ पे धर्म की प्रधानता कही गई है। अध्यात्मवाद, यानी कि यहाँ का जो मूल भावना है वो ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, ये एक मूल संस्कृति का भाव है। नेक्स्ट है विभिन्नताओं में एकता। अनेक बहुत सारे सनातन संस्कृति के अंतर ही बहुत सारे मत और समुदाय बने हुए हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं विभिन्नताओं में एकता है। समन्वय बुद्धि। शुरू से ही भारतवासियों ने विभिन्न विचारधाराओं के समन्वय पर बल दिया है। हमारे भारत में आने के बाद में कई संस्कृतियां इसी में ही घुल मिल गई हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी भी किसी प्रकार के जो आक्षेप इत्यादि नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है सबके कल्याण की भावना। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे वेदों के जो सूत्र हैं उसके अंदर लिखा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया समानी वा कोटि समानय हृदयानि वः। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा मूल तत्व है। विचार की स्वतंत्रता। भारत संस्कृति में हर विचार को जो है श्रेष्ठता दी गई है, हर विचार को सम्मान दिया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के या बौद्ध विचार को भी सम्मान दिया जाता है, चारवाक सिद्धांत को भी सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार से अनेक विपरीत विचारों वालों को भी यहाँ पे सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा सुदृढ़ आधारशिला। भारतीय संस्कृति की जो आधारशिला है वो बहुत मजबूत है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसी कारण से भारतीय संस्कृति वर्तमान में एक जीवित संस्कृति है, सबसे प्राचीन होने के बावजूद भी। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ण श्रम एवं पुरुषार्थ की व्यवस्था है, यानी कि भारत में जो कैटेगराइजेशन किया गया है सभी सोसाइटीज़ का, वो इस तरीके से किया गया जैसे एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई है कि कोई भी अपने कर्म के अनुसार में अपने प्रोफेशन को चूज कर सकता है, उसी के आधार पर ही उसका ग्रुप बनता है। उसके बाद में फिर वो श्रम महत्वपूर्ण होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण बनाया गया है, कर्म ही पूजा है, ऐसा हमारा मूल ध्येय होता है। उसके बाद संयुक्त परिवार व्यवस्था। अधिकतर हम देखते हैं कि भारत में ही केवल संयुक्त परिवार की व्यवस्था अधिकतर पाई जाती है। तो हमारा टॉपिक ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें।
उसके बाद में हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है DSSB PGT सोशियोलॉजी का, और उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो लगातार डाले जा रहे हैं, उसमें आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, और इसमें और भी कंटेंट डाला जाता है। साथ में इस वाली वीडियो की जो PDF है वो भी आपको वहाँ से मिल सकती है। तो तब तक के लिए नमस्कार।